पुस्तक अध्यवसाय से अपना भाग्य बदलने वाले पुरुषार्थ संपन्न व्यक्तित्व। लेखक ब्रह्मवर्चस्व। ऑडियो 7। निर्धन से धन कुबेर, धन कुबेर से महादानी एंड्रयू कार्नेगी। धनपति तो बहुत हुए हैं। कोई जन्मा ही धनी परिवार में था तो कोई निर्धन या सामान्य परिवार में उत्पन्न होकर अपने परिश्रम से धनपति बन गया था। किंतु निर्धन से धन कुबेर बनने और उस धन को सही तरीके से भोगने के लिए करोड़ों रुपए दान देने वाले महादानी दुनिया में 2-4 ही नजर आए। उन्हीं में से थे एंड्रयू कार्नेगी। अमेरिका के एक निर्धन स्कॉटिश जुलाहा परिवार में उत्पन्न हुए इस बालक के पिता को अपने व्यवसाय से इतनी आय नहीं हो पाती थी कि आड़े वक्त के लिए 2 पैसे जोड़ सके, वरन यहाँ तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ बैठना भी भारी होता था। उसकी पत्नी को घर गृहस्थी के काम निपटाने के बाद एक दुकान पर जूते सीने और कपड़े धोने का काम करना पड़ता था। तब कहीं जाकर घर का खर्च पूरा पड़ता था। बच्चा जानता था कि उसकी माँ बड़े सवेरे उठकर घर का काम निपटाती है और फिर वह दुकान पर जाती है। सुबह से शाम तक उसे दम मारने की फुर्सत नहीं मिल पाती, तो वह सोचता कि यह सब धन की कमी के कारण करना पड़ता है, इसलिए वह बड़ा होकर ढेर सा रुपया कमाएगा। वह अपनी माँ को कहा करता था, माँ तुम चिंता मत करो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो खूब पैसा कमाऊंगा। तुम अपने लिए रेशम के बहुत से कपड़े बनवाना, नौकर रखना। माँ बेटे की बात पर हाँ तो करती, पर उसकी इन बातों को मात्र दिवा स्वप्न ही समझती थी। निर्धन होते हुए भी वह परिवार दुखी नहीं था। उसका पिता हर दिन अपनी स्नेहशीला पत्नी को उसी प्रेम से विदा करता जैसे कोई अपनी नवविवाहिता पत्नी को कुछ दिन के लिए मैके भेज रहा हो। वह पति को उन नेह भरी आंखों से देखती कि उसे दिन भर की जुदाई असह्य हो। बालक एंड्रयू के पास एक ही कमीज थी, पर उसकी माँ उसे रोज धोकर इस्त्री कर देती थी। इससे वह बड़ा प्रसन्न रहता था। इस निर्धन परिवार ने उन्हें धन कुबेर बनने की महत्वाकांक्षा ही नहीं दी, उसके साथ ही प्रेम रसपूर्ण यह हृदय भी दिया जिसके बिना उसका धनपति होना कभी सार्थक न बन पाता। साथ ही उसने श्रम करना और प्रसन्न रहना भी अपनी माता से ही सीखा था। निर्धन होते हुए भी उन्होंने जो आत्मिक संपदाएं अपने को दी वे अनूठी थी। वे अपने जीवन से बेजार नहीं थे। उनकी निर्धनता पति पत्नी के बीच प्रेम का स्थायित्व उपजाने में सहायक ही हुई थी, कलह का कारण नहीं। एंड्रयू कार्नेगी अपनी माँ को बचपन में जो बात कहा करता था वह उसने पूरी करके दिखा दी। 15 वर्ष की आयु में 12 आने रोज पर मजदूरी करने वाले इस किशोर की मासिक आय 27 तक पहुँचते पहुँचते 16,000 रुपया प्रति माह हो गई। पर ममता और स्नेह के मूल्य रुपए से नहीं भावना से आंका जाता है। अपनी माँ के लिए उसने भौतिक सुख सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं की, वरन उसने अपनी माता के उस ममत्व का पूरा पूरा प्रतिदान भी दिया। वह अपनी माता को इतना प्रेम करता था कि विवाह करने पर उसका प्रेम पत्नी और बच्चों में बट जाएगा और वह माँ की पूरी सेवा नहीं कर पाएगा, उसके स्नेह का प्रतिदान न दे सकेगा। यह सोचकर वह जब तक उसकी माँ जीवित रही 52 वर्ष की आयु तक अविवाहित ही रहा। अपनी माँ के बार बार आग्रह करने पर भी उसने विवाह नहीं किया। माँ के मरणोपरांत वह विवाह सूत्र में बंधा। उसकी यह भावना सराहनीय है। माँ को प्रसन्न रखने के लिए इतना त्याग भी किया जा सकता है। आज विवाह होते ही माता पिता से अलग घर बसाने और यौन सुख भोगने के लिए लालायित रहने वालों को कार्नेगी का यह उदाहरण बताता है कि वे कितने गलत हैं। कम से कम उन्हें सुखी और प्रसन्न रखना तो युवकों का कर्तव्य है ही।
घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण एंड्रयू कार्नेगी को बचपन से ही काम करना पड़ा। विशेष पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकी। सर्वप्रथम उसे पीट्सबर्ग तार घर में हर कार्य का काम मिला। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भूल को स्वाभाविक मानते हैं और एक बार भूल जाने पर उसे सुधार लिया करते हैं और प्रयास यह करते हैं कि आगे से वैसी भूल न हो। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि मनुष्य से भूल हो जाना स्वाभाविक मानते हुए भी यह मानते हैं कि भूल करने के पहले ही उसे सुधारा जा सकता है। एंड्रयू कार्नेगी इन्हीं दूसरी किस्म के लोगों में से थे। ऐसे सजग व्यक्ति बहुत शीघ्र सफल होते हैं। कहीं तार देने में गलती न हो जाए यह सोचकर उसने पिट्सबर्ग की सभी व्यापारिक कंपनियों के पते कंठस्थ कर लिए। हर कार्य का काम करते हुए वह चाहता था कि तार बाबू बन जाए। उसके लिए तैयारी वह करता रहा था। उसकी प्रगति का मूल मंत्र यही था कि वह हमेशा आगे बढ़ने की ही सोचता रहा। एक दिन अवसर आया, कार्नेगी ने उसे पहचाना और वह तार बाबू बन गया। इसके लिए उसे दफ्तर के समय से पहले आकर संवाद प्रेषण व ग्रहण का काम सीखना पड़ता था। कर्तव्यनिष्ठा और लगन ने उसे शीघ्र ही तार बाबू बना दिया। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब वह मनचाही दिशा में प्रगति कर सकता है, किंतु जो इन अवसरों को समझ नहीं पाते वे उनसे लाभ नहीं उठा पाते। महत्वाकांक्षियों में संकल्प बल, लगन, श्रम, निष्ठा और तत्परता के साथ साथ अवसर पहचानने की क्षमता का होना सोने में सुगंध जैसा है। जो अवसर को पहचानकर उसका लाभ उठा लेते हैं वे अल्प समय में ही प्रगति के शिखर पर चढ़ जाते हैं। एंड्रयू कार्नेगी की द्रुत सफलता का सहारा भी यही था। एक दिन रेलगाड़ी में सफर करते हुए उनकी भेंट एक आविष्कारक से हुई जिसने उसे अपने द्वारा आविष्कृत नई आरामदेह शयन गाड़ियों का नमूना दिखाया। उसने अवसर को पहचाना और आविष्कारक की कंपनी में हिस्सा रख लिया। कंपनी का खूब लाभ हुआ और कार्नेगी की आय 15,000 रुपये प्रतिमाह हो गई। जब वह पेंसिल्वेनिया के एक रेलवे प्रखंड का अधिकारी था तब एक लकड़ी का पुल जलकर राख हो गया। इससे यातायात रुक गया। उसने सोचा कि ऐसा पुल बनाए जो जले नहीं। इस विचार को उसने तुरंत ही कार्यान्वित किया। एक कंपनी बनाकर उसने लकड़ी के स्थान पर लोहे के गार्डरों का पुल बनाया जो बहुत सफल रहा। उसकी कंपनी को धड़ाधड़ काम मिलने लगा और कई स्रोतों से धन जल आकर उसके गृह सागर को भरने लगा। स्वयं कार्यों का विशेषज्ञ नहीं होते हुए भी वह दूसरों से काम लेना भली प्रकार जानते थे। वे अपनी प्रगति से कभी संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें आगे की ही सूझती रही। जहां प्रगति से संतोष हो जाता है वहीं उसकी गति रुक जाती है। पुल निर्माण की सफलता के बाद उन्होंने रेल की पटरियां बनाने का एक बड़ा कारखाना पेंसिल्वेनिया में खोला और उसका नाम रखा जे एडगर थॉम्पसन निर्माणशाला। यह जे एडगर थॉम्पसन उनके कोई पार्टनर नहीं थे जिनके नाम पर कारखाना बनाया हो, वरन पेंसिल्वेनिया रेलवे के अध्यक्ष थे। नामकरण के द्वारा ही कार्नेगी ने प्रसन्न कर लिया और उन्हें बड़ा ऑर्डर मिल गया। उन्होंने पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में खेती के लिए भूमि खरीदी। सौभाग्य से वहीं तेल का कुआं निकल पड़ा और 1.5 लाख में खरीदी हुई भूमि से 1 वर्ष में ही 40 लाख रुपए की आय हुई। अमेरिकी गृह युद्ध के समय पश्चिमी प्रदेशों में काफी नए मकान बने। उनका सामान बहुत कुछ कार्नेगी के कारखाने से गया और उन्हें अपार लाभ हुआ। देखते ही देखते वे एक निर्धन बालक से अरबों रुपए की धन संपदा के मालिक बन गए। एंड्रयू कार्नेगी की समृद्धि और सफलता का एक कारण उनका उदार दृष्टिकोण भी था। वे स्वयं समृद्ध नहीं हुए, उन्होंने समृद्धि को बांटा भी था। वे अपनी कंपनी में नए नए साझेदार रखते थे और लाभ को अपने तक ही सीमित नहीं रखते थे, उसे सब में बांट देते थे। करोड़पति तो कई हुए हैं
पर अपनी तरह कितनों को ही करोड़पति बनाने वाले बहुत कम हुए हैं। प्रायः देखा जाता है कि धन बढ़ने के साथ व्यक्ति का मद भी बढ़ता है। जो पहले गरीब था फिर धनवान बन गया हो तो प्रायः बौराया ही अधिक है। किंतु एंड्रयू कार्नेगी ने धन कुबेर होते हुए भी कभी धन को मनुष्यता से ऊपर नहीं माना। प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा, ममता, सेवा, स्नेह, सौजन्य, सहकार आदि मानवीय प्रवृत्तियों को उससे भी अधिक महत्व देते रहे थे। तभी वे 52 वर्ष तक अविवाहित रहे थे, अपनी माता की ममता का प्रतिदान देने के लिए। धन एक साधन है, साध्य नहीं। वे इसी मान्यता को मानते थे। धन के आगमन के साथ ही मनुष्य के मन में जो मोह बुद्धि उत्पन्न होने लगती है वह मनुष्य को धन का दास बना देती है। वह धन का नहीं, धन ही उसे भोगने लगता है। किंतु कार्नेगी उन लोगों में से नहीं थे। उनके पास जो धन है वह उनकी तिजोरियों में पड़ा रहे या उनके उद्योगों में ही लगता रहे, ऐसी संकीर्ण दृष्टि उन्होंने कभी नहीं अपनाई। उसे लोक सेवा के कार्यों में मुक्त हस्त से दान करने में भी उन्होंने वैसा ही आश्चर्यजनक रूख अपनाया था जिसने इन्हें धन कुबेर से महादानी बना दिया। धन कमाने को जितना महत्व देते थे उतना ही उसके सदुपयोग दान को भी। स्वयं बहुत कम पढ़े लिखे होते हुए भी ज्ञान को वे धन से अधिक ही महत्ता देते थे। यह बात इसी से स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने शिक्षा, प्रसार व सार्वजनिक पुस्तकालय आदि व लोक सेवा के लिए 150 करोड़ रुपयों का अर्थदान दिया। आप विश्वास करें या न करें, यह बात सत्य है कि वे अमेरिका के ही नहीं दूसरे देशों के समाचार पत्रों में भी ऐसे विज्ञापन छपवाया करते थे, जो व्यक्ति मेरे द्वारा उपार्जित संपदा के दान के ऐसे तरीके बताएगा कि जिससे उसका अधिकाधिक सदुपयोग हो सके, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। धन कमा लेने से कोई महान नहीं बन जाता। वह अपने जीवन में सफल नहीं हो जाता जब तक उसका सदुपयोग लोकहित में न हो। वे कहा करते थे, धन कमाना अच्छी बात है, पर मरते समय उसे पीछे छोड़ जाना बुरी बात है। उनका यह विचार ही उन्हें धनपति ही नहीं महान भी बना गया। धन ही दुनिया की सबसे बड़ी नियामत नहीं। एंड्रयू कार्नेगी की यही मान्यता थी। वे बचपन में अधिक समय तक स्कूल में पढ़ भले ही न सके हों, धन की तरह ज्ञान का उपार्जन भी उन्होंने स्वाध्याय के द्वारा कम नहीं किया। कितनी ही शिक्षाप्रद व साहित्यिक पुस्तकें उन्हें बहुत प्रिय थीं। उन्होंने शिक्षा प्रसार के लिए ही 30 करोड़ रुपए दान दिए। उन्होंने धन दान ही नहीं, ज्ञान दान का पुण्य लाभ भी लिया। उन्होंने विविध विषयों पर 8 पुस्तकें लिखीं, जो ज्ञान और अनुभवों का अकूत भंडार मानी जाती हैं। जीते जी वे दोनों हाथ से धन बांटते रहे। तुलसी ने रामायण में लिखा है कि नाव में पानी भरने पर समझदार लोग उसे उलीच कर बाहर करते हैं, क्योंकि यह ईश्वर प्राप्ति में बाधक है। एंड्रयू कार्नेगी भी उसी सिद्धांत को मानते थे। मरने के पहले उन्होंने वे सब कागज पत्र जला दिए जो उनसे ऋण लेने वालों के लिखे थे। सच है कि धनपति तो कई होंगे, पर कार्नेगी जैसा कोई नहीं होगा। उन्होंने अपने जीवन द्वारा हमें बहुत बड़ी सीख दी है। मनुष्य का जीवन धन संपदा के अर्जन तथा सुख सुविधा और विलास सामग्रियां एकत्र करने के लिए नहीं है। धन संपदा तो जीवन की एक छोटी सी आवश्यकता है। मनुष्य का उद्देश्य तो अपने व्यक्तित्व को सर्वांगीण उन्नत बनाकर परमात्मा की इस सुंदर सृष्टि को और भी सुंदर तथा समुन्नत बनाना है। एंड्रयू कार्नेगी ने अपने जीवन और व्यक्तित्व के माध्यम से यही आदर्श मनुष्य समाज के सम्मुख रखा। पुस्तक अध्यवसाय से अपना भाग्य बदलने वाले पुरुषार्थ संपन्न व्यक्तित्व। लेखक ब्रह्मवर्चस्व। सार्थक हो गया अर्थ जॉर्ज रेनाल्ड के हाथों में जाकर। सज्जनों के पास धन आता तो कई स्रोतों से है, किंतु वे उसे नाव में भरने वाले पानी की तरह दोनों हाथों से उलीचकर बाहर करते रहते हैं, ताकि
उनकी सुर दुर्लभ मानव जीवन रूपी तरणी इस संसार सागर के अतल जल में डूब न जाए। मानसकार के इस कथन को आज लोगों ने लगभग भुला ही दिया है। इसी का परिणाम है कि भौतिक साधनों की आशातीत वृद्धि के होते हुए भी संसार में सुख घट रहा है। मानवता समाप्त हो रही है, किंतु ऐसे लोगों का अकाल भी नहीं पड़ा है जो अर्थ के प्रति ऐसा ही संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर अपना मनुष्य जन्म सार्थक कर जाते हैं। ऐसे ही एक सच्चे मानव अमेरिका निवासी जॉर्ज रेनाल्ड हुए हैं। जॉर्ज रेनाल्ड अपना पसीना बहाने के पश्चात प्राप्त होने वाले धन को ही अपना मानते थे। इसके अतिरिक्त अपने व्यवसाय, आविष्कार अथवा अन्य साधनों से मिलने वाले धन को वे समाज का मानते थे। स्वयं का संबंध केवल बैंक के खजांची की तरह रखते हुए उसे जरूरतमंदों की सहायता के लिए सुरक्षित रखा करते थे। अपने जीवन में उन्होंने करोड़ों रुपए ऐसे ही लोगों की सहायता करने में समाप्त कर दिए। अमेरिका के धनी मानी व्यक्तियों में गिने जाने वाले रेनाल्ड की मृत्यु के समय उनके नाम पर उनके बैंक में केवल 25 सेंट ही जमा थे। यह बात भी नहीं थी कि उन्हें यह धन उनके पिता की वसीयत के अनुसार बिना हाथ हिलाए तथा अपने मन मस्तिष्क को व्यायाम कराए ही मिल गया था। उनका जन्म अमेरिका के मैसाचुसेट्स प्रांत के न्यू बेडफोर्ड नगर की एक गंदी बस्ती में निर्धन पिता के घर हुआ था। उन्हें पैतृक संपत्ति के रूप में गरीबी, अभाव, अशिक्षा तथा उत्पीड़न ही मिला था। 12 वर्ष की आयु में ही उन्हें बेडफोर्ड कॉटन मिल में धागे के तकुए भरने के विभाग में काम करना पड़ा था। उसके पश्चात उन्होंने सड़कों पर अखबार बेचने का स्वतंत्र व्यवसाय अपना लिया। यद्यपि उन्हें पर्याप्त शिक्षा नहीं मिल पाई थी, फिर भी समाज की पाठशाला में उन्होंने बहुत कुछ अपनी ग्रहण शक्ति तथा जिज्ञासा के बल पर सीख लिया था। अतः वे 18 वर्ष की आयु में बेडफोर्ड नगर के प्रमुख पत्र स्टैंडर्ड के सर्कुलेशन मैनेजर बन गए। गरीबी अभिशाप नहीं होती, अभिशाप तो गरीबी से समझौता कर लेना होता है। संपन्न होना भी मानव जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। धनाभाव में दूसरों की सहायता तो दूर, अपना तथा अपने परिवार का पोषण भी ठीक प्रकार नहीं हो सकता। जो लोग यह कहते हैं कि क्या करें, हमारे भाग्य में तो गरीबी ही लिखी है, उनके लिए रेनाल्ड का यह उदाहरण अपर्याप्त नहीं। स्टैंडर्ड के सर्कुलेशन मैनेजर के पद पर काम करते हुए उन्होंने एक बेसबॉल डिस्प्ले बोर्ड नामक यंत्र का आविष्कार किया तथा उसका पेटेंट कराया। इस यंत्र का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, क्यूबा, कनाडा, जापान आदि के समाचार पत्रों ने प्रयोग किया। जब तक रेडियो पद्धति का आविष्कार नहीं हुआ तब तक उन्हें इससे प्रतिवर्ष $15,000 की आय हो जाया करती थी। जॉर्ज रेनाल्ड इस धन को अपने हाथों से कमाया हुआ नहीं मानते थे, अतः उसे अपना धन तो वे कभी सपने में भी नहीं मान सकते थे। बाद में उन्होंने अपना एक मुद्रणालय प्रिंटिंग प्रेस खोला। उसमें भी प्रतिवर्ष हजारों डॉलर की आय हो जाती थी, किंतु इसमें से भी वे अपने द्वारा किए गए शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक श्रम के अनुरूप ही धनराशि को अपनी समझते थे। बेसबॉल डिस्प्ले बोर्ड की आय का उन्होंने पृथक ही व्यापारिक संस्थान खोल दिया था, जिसकी आय का वे जनहित में प्रयोग करते थे। मुद्रणालय से होने वाली आय का भी वे ऐसा ही सदुपयोग किया करते थे। एक व्यक्ति जिसने बचपन में गरीबी तथा अभाव देखे हैं, उसके द्वारा इस प्रकार का आदर्श आचरण सामान्य दृष्टिकोण वाले मनुष्य को आश्चर्यजनक ही लगेगा, किंतु रेनाल्ड जानते थे कि मनुष्य को पग पग पर यदि समाज का मार्गदर्शन व सहयोग प्राप्त नहीं होता तो वह इतनी संपदा अर्जित करना तो दूर, वह बोलना तक नहीं सीख सका होता। अतः उसे समाज के इस ऋण को चुकाना ही चाहिए। समाज का यह ऋण चुकाते समय
जॉर्ज रेनाल्ड ने कभी प्रदर्शन का सहारा नहीं लिया। वे गुप्त दान में विश्वास करते थे। उन्होंने जिस किसी को कुछ दिया वह गुप्त तथा निर्भिमान पूर्वक दिया। इस आशय के वे समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया करते थे, जिन्हें कोई जरूरतमंद ही समझ सकता था। अपने नगर में वे जिस किसी को सहायता की आवश्यकता अनुभव करते देखते उसकी सहायता अवश्य करते। कितने ही लोगों को अपने व्यवसाय खोलने, कितने ही मछुओं को अपनी नावें खरीदने, कितने ही विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा पूरी करने, कितने ही अपंग, अपाहिज, रोगी, वृद्ध आदि असहायों को उन्होंने सहायता पहुंचाई थी। उन्हें विलासिता से असीम घृणा थी। विलासिता को वे अकर्मण्य बनाने वाली पिशाचिनी कहा करते थे। अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ वे बेडफोर्ड नगर के अपने साधारण से मकान में रहा करते थे। उन्होंने अपनी कोई कार नहीं खरीदी थी। वे अपने दैनिक जीवन में भी सीधी सादी व सामान्य मूल्य की वस्तुओं का ही उपयोग करते थे, जो एक आम आदमी को मिल सकती हैं। जॉर्ज रेनाल्ड जैसे व्यक्ति के लिए लोगों की आवश्यकता को जान लेना कठिन काम नहीं था। उन्होंने गरीबी के दिन देखे थे, मिल मजदूरों के साथ काम किया था, गली गली फेरी लगाकर अखबार बेचे थे। आगे चलकर भी अखबार के सर्कुलेशन मैनेजर तथा मुद्रक रहते हुए उन्हें जन सामान्य की पूरी जानकारी रहती थी। गरीब बच्चों के उत्थान के प्रति वे विशेष सजग थे। उन्होंने अपने गुप्त दान से कई ऐसे बाल संस्थान खोले जिनमें ऐसे गरीब बालक कला, व्यवसाय तथा कारीगरी का काम सीखते थे। उन्होंने सरकारी स्तर पर इस प्रकार के गरीब तथा कुशल युवकों के व्यवसाय भी आरंभ करवाए। उनके कान सदा इसी दिशा में लगे रहते थे जहां से उन्हें गरीब युवकों की आवश्यकताओं का समाचार मिलता रहे। स्वर्ग इस पृथ्वी पर ही है और वह पाया जा सकता है अपने दृष्टिकोण को सही करके, वृत्तियों को सन्मार्गगामी बना करके। यह बात वे अपने मित्रों, परिचितों तथा अनुदान पाने वालों से सदा कहा करते थे। कहने के तो और व्यक्ति भी ऐसी आदर्शवादी बातें कहते हैं, किंतु उनमें रेनाल्ड का सा प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। इसका एक ही कारण है कि रेनाल्ड जो करते थे वही कहते थे। यह कोरा जबानी जमा खर्च नहीं था। सन 1922 में वे जिस समाचार पत्र का मुद्रण करते थे उसके मालिकों ने उनके मुद्रण को अलाभकारी बताते हुए बंद कर दिया। रेनाल्ड ने अपने छापाखाने में उन नए नए साहित्यकारों की रचनाएं तथा साहित्य छाप कर प्रकाशित कर दिए जिन्हें कोई प्रकाशित नहीं करता था। उनका वर्षों का छपाई का अनुभव तथा उनकी उदार वृत्ति इन नए लेखकों के लिए प्रगति की एक सीढ़ी साबित हुआ। सुंदर तथा कलात्मक छपाई की ये कम मूल्य की पुस्तकें काफी लोकप्रिय हुईं तथा उन लेखकों, कवियों, साहित्यकारों को दूसरे प्रकाशक भी स्वीकार करने लगे। इस प्रकार अखबार द्वारा अपनी छपाई बंद कर देने पर उन्हें कोई हानि नहीं हुई, वरन उनका परमार्थ प्रयोजन भी सफल हुआ। सन 1930 में विश्वव्यापी मंदी का प्रभाव अमेरिका पर भी पड़े बिना नहीं रहा। उनके अपने व्यवसाय तो सुदृढ़ थे, किंतु जन सामान्य की दशा बड़ी ही दयनीय हो चली थी। सबसे अधिक दयनीय दशा उन मछुओं की थी जो रोज कुआं खोदते तथा रोज पानी निकालते थे। इस मंदी ने उनकी कमर ही तोड़ दी थी। सहृदय रेनाल्ड उनकी यह दशा किस प्रकार देख सकते थे। वे महीनों तक अपनी दोनों जेबें नोटों से भरकर सागर तट पर पहुंच जाते तथा जो कोई नाविक उदास बैठा दिखाई देता उसकी सहायता के लिए मुट्ठी खोलकर उस पर नोट रख देते। वह मना करता तो कहते, इसमें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज मेरे पास पैसे हैं तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, कल मेरे पास नहीं होंगे, वे तुम्हारे पास होंगे तो तुम मेरी सहायता कर देना। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। उन मछुओं की आंखों में कृतज्ञता व आश्चर्य के भाव तैराते। ऐसे व्यक्ति भी दुनिया में हैं। अपने हृदय को इतना विशाल बना देना ही सच्ची ईश्वरोपासना है। उन्होंने उन मछुओं के दर्द को समझा था। वे जब खाली हाथ अपने भूखे परिवार वालों के सामने जाएंगे तो उनके आश्रितों के हृदय पर क्या बीतेगी।
इस कल्पना से ही उनका हृदय भर आता था। किसी ने सच ही कहा है, इस संसार के दीन दुखी प्राणियों में ही जिसे ईश्वर के दर्शन होते हैं, उसे ईश्वर को, स्वर्ग को, मुक्ति को खोजने के लिए गिरी कंदनाओं में ध्यान नहीं लगाना पड़ता। इन्हीं दिनों उन्हें ज्ञात हुआ कि 3 जहाज व्यवसायी भाइयों का व्यापार बिल्कुल चौपट होने वाला है। उन्होंने अपने जहाजी बेड़े को एक बैंक में $20,000 में गिरवी रख छोड़ा है। वह अब उस राशि को चुकाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने उन्हें उक्त राशि बिना ब्याज उधार दे दी। यह सहायता डूबते हुए को सहायता सिद्ध हुई। कुछ ही वर्षों में उनका व्यापार पुनः चल निकला तथा उन्होंने वह राशि ब्याज सहित उन्हें लौटा दी तथा अपने व्यापार में 4 आने के हिस्सेदार भी बना दिए। रेनाल्ड ने अपने घर में प्रेरणाप्रद वाक्यों को तस्वीरों में जड़ाकर लगा रखे थे। उनसे वे प्रेरणा ग्रहण किया करते थे। उन्हीं में एक वाक्य यह था, हम जो कमाते हैं वह हमारे धनवान होने का मानदंड नहीं है, वरन हम कितना कमाते हैं तथा उसमें से कितना अधिक परहित के लिए त्यागते हैं, वह जितना अधिक है हम उतने ही धनवान हैं। इस सच्चे धनपति का देहावसान सन 1949 में हो गया, किंतु उनके द्वारा स्थापित संस्थान तथा उनके द्वारा बनाई गई दातव्य प्रन्यास उन्हीं की भावनाओं के मूर्त रूप बने हुए हैं। उनके द्वारा स्थापित बाल क्लब तथा सहकारी संस्थान नित नूतन प्रगति कर रहे हैं। इनमें से जो युवक स्वावलंबी होकर निकलते हैं, वे उन संस्थाओं को भरसक सहायता देते हैं। रेनाल्ड का लगाया हुआ यह परमार्थ पादप निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। आज की बढ़ती हुई धनानुरक्ति जनजीवन को शांति तथा आनंद से कोसों दूर ले जा रही है। इस पथ से पग हटाकर 2 पग जॉर्ज रेनाल्ड के पद चिन्हों पर चले तो इस जीवन का आनंद ही आ जाए। पुस्तक अध्यवसाय से अपना भाग्य बदलने वाले पुरुषार्थ संपन्न व्यक्तित्व। लेखक ब्रह्मवर्चस्स। धन का ही नहीं, मन का भी धनी काउंट मोजार्टो। काउंट गीतानो मोजार्टो का जन्म इटली के एक धनी मानी सामंत परिवार में हुआ था। पैतृक संपदा के रूप में उसे अगाध धन संपदा मिली थी। सामंत परिवार में उत्पन्न होने पर भी उसमें इस वर्ग के अधिकांश लोगों में पाई जाने वाली झूठी शान शौकत व अकर्मण्यता का लेश मात्र भी न था। वह कर्म में विश्वास करता था, भाग्य में नहीं। एक बार उसने रोम नगर में एक भवन खरीदा। उस भवन के द्वार पर एक तख्ती लगी थी, वही व्यक्ति सुखी रह सकता है जो इस संसार को जिस रूप में वह है स्वीकार करे। उसने अपने सहायक से उसी समय तख्ती को हटाने का आदेश देते हुए कहा था, यह काम केवल आलसियों व अकर्मण्यों के लिए है। पुरुषार्थी इस संसार को अपने अनुरूप ढालने की सामर्थ्य रखते हैं। 27 वर्ष की आयु में उसने बालदांगो नगर स्थित अपने पैतृक ऊनी मिल का कार्य संभाला। 27,000 की जनसंख्या वाला यह बालदांगो नगर अल्पाइन पर्वत श्रेणियों के उत्तरी भाग में तलहटी में स्थित था। अब तक यह मिल जैसे तैसे चल रहा था। मैनेजर लोग जिस प्रकार चाहते वैसे ही चला रहे थे। मालिक कभी कभार देख जाया करते थे। परिवार की संपत्ति काफी थी, अतः उन्हें इस ओर ध्यान देने की चिंता नहीं थी। वे अपने ऐश्वर्य और विलास के महासागर में गोते लगाते रहते थे। मोजार्टो पारिवारिक संपदा पर सारे समाज का अधिकार मानता था, परिवार वालों को उसका संरक्षक। उसने उस संपदा को तिजोरियों से निकालकर उद्योग के क्षेत्र में ला खड़ी करने का निश्चय कर लिया। सर्वप्रथम उसने अपनी ऊनी मिल का सुधार किया, उसकी पुरानी मशीनों को बदला, कार्य पद्धति में सुधार किया, मजदूरों की संख्या बढ़ाई। इस प्रकार उत्पादन में काफी वृद्धि हुई तथा लाभ खूब हुआ। दक्षिण इटली के एक कस्बे में
इकलौते होटल के सामने एक सुंदर सी इम्पाला कार आकर रुकी। उसमें से 45 के आसपास पहुंचा हुआ स्वस्थ संभ्रांत व्यक्ति उतरकर मैनेजर की केबिन की ओर बढ़ा। मैनेजर अपने मित्रों से गपबाजी कर रहा था। एक सम्माननीय आगंतुक को देखते ही वह हड़बड़ाकर उसकी ओर उन्मुख हुआ। मैनेजर ने अभिवादन करते हुए सेवा के लिए पूछा। उस व्यक्ति को एक रात के लिए होटल में टिकना था। मैनेजर ने उसके लिए उस होटल के सबसे अच्छे कमरे का प्रबंध कर दिया, किंतु इस निकृष्ट होटल के खटमलों भरे कमरे में वह रात भर सो नहीं पाया। परेशान सा वह रात भर सुंदर व सस्ते होटलों का इटली भर के छोटे कस्बों में जाल बिछाने की योजनाओं के ताने बाने बुनते रहा। उसे उन लोगों के कष्टों का ध्यान हुआया जो व्यावसायिक दौरे करते समय इन होटलों में ठहरते होंगे तथा बुरी तरह कष्ट पाते होंगे। यह व्यक्ति और कोई नहीं, इटली का प्रसिद्ध व्यवसायी काउंट मोजार्टो था, जिसकी मान्यता यह थी कि लक्ष्मी चंचला है, उसे रोक कर रखना पाप है। एक सुयोग्य प्रबंधक की तरह उसका उपयोग जनहित के कार्यों में करना चाहिए। अपने जीवन में उसने यही किया था। संपत्ति पर सांप की तरह कुंडली लगाकर बैठने की गलत रीति नीति का त्याग कर उसने संपदा का सदुपयोग करके लाखों लोगों को रोजगार दिया था तथा भरा पूरा वेतन, बोनस तथा सुविधाएं देकर उनके जीवन उपवन में मुस्कानों का वसंत खिलाया था। उस होटल में रात्रि व्यतीत करने के एक सप्ताह बाद ही वह अपनी उस योजना को मूर्त रूप देने में जुट गया। उसके परिणाम स्वरूप इटली के उन उपेक्षित क्षेत्रों में उसके 51 होटल खुल गए, जहां कम लाभ मिलने के कारण होटल व्यवसायी अपने होटल खोलना नहीं चाहते थे। काउंट मोजार्टो का उद्देश्य उनसे भिन्न था। वह लाभ की उतनी चिंता नहीं करता था जितनी जनता के सुख की। धन का अपना महत्व है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। उसका सदुपयोग करके मनुष्य समाज व मानवता की पर्याप्त सेवा कर सकता है। यदि धनपति यही लक्ष्य रखकर चलता है तो उसका धनपति होना पुण्य लाभ का हेतु हो सकता है। धन के प्रति रखे जाने वाले दृष्टिकोण का महत्व सर्वोपरि है। इस बात को मोजार्टो ने भली प्रकार समझ लिया था। यही कारण है कि व्यक्तिगत पूंजी का बहिष्कार करने वाली साम्यवादी सरकारें भी उसके संबंध में कहती हैं कि यदि हमें मोजार्टो को बंदी बनाना पड़े तो हम उसे मृत्यु दंड नहीं देंगे, वरन उसे अपने उद्योग विभाग का संचालक बना देंगे। पहले उसमें 1100 मजदूर काम करते थे, अब उसमें 1800 मजदूर काम करते हैं। उन मजदूरों के वेतन में वृद्धि कर दी तथा ऊपर से बोनस भी देना आरंभ कर दिया। भविष्य के प्रति आश्वस्त बनाने के लिए उनको और भी सुविधाएं उसने प्रदान की। बाल दांगों में उसने अपना एक 4000 सीट का स्टेडियम बनाया। यही नहीं, एक आधुनिकतम थिएटर, नर्सरी स्कूल, किंडरगार्टन, टेनिस कोर्ट, तरण ताल तथा मजदूर क्लब भी उसने बनाए, जिनकी दरें इतनी कम थीं कि प्रत्येक मजदूर उससे लाभ उठा सकता था। उसके द्वारा निर्मित मोजार्टो हॉस्पिटल में प्रतिवर्ष 500 प्रसव होते हैं। उनमें 8 दिन की देखभाल तथा प्रसव कराने व भोजन, दवा आदि के लिए केवल 120 रुपये ही लिए जाते हैं, जो एक मजदूर के 1.5 सप्ताह के वेतन के बराबर था। सार्वजनिक हित में उनका दूसरा महत्वपूर्ण अर्थ विनियोग 5400 एकड़ का मोजार्टो फार्म है। यह फार्म वेनिस तथा ट्रिस्से के मध्य पोट्रोग्यूरी नामक स्थान पर बनाया गया है। इस क्षेत्र की भूमि सदा दलदल से पटी रहने के कारण अन्न कम तथा मच्छर अधिक उपजाती थी। इस कारण इस प्रदेश के निवासी मलेरिया से ग्रस्त रहा करते थे। यहाँ अस्वस्थता तथा गरीबी का साम्राज्य था। 9 करोड़ रुपए लगाकर इस दलदली भूमि को उसने वैज्ञानिक उपकरणों व यंत्रों से सुसज्जित फार्म का रूप दिया। यह फार्म अब 2000 लोगों को रोजगार देता है तथा नई उमंग, उत्साह व आशा की
प्रकाश किरण बनकर उनके जीवन के क्षितिज पर चमक रहा है। पहले सन 1937 में उसने इस फर्म के लिए 2000 एकड़ भूमि खरीदी थी तथा उस पर खेती के साथ साथ खेती पर निर्भर रहने वाले उद्योग स्थापित किए थे। बाद में 2500 एकड़ भूमि और खरीदकर इसमें मिला दी। दलदली भूमि में नहरें बनाकर सूखी कृषि करने योग्य भूमि निकाल ली तथा दलदल मिटाने के लिए नहरों को मिलाकर कई मत्स्य पालन सरोवर बना दिए। इस प्रकार इस भूमि का काया पलट कर दिया। यहाँ पर उसने 1700 उच्च नस्ल की गायों का डेयरी फार्म खोला। इस डेयरी फार्म में दूध दूहने के लिए मशीनों का प्रयोग होता है। दूध निकालने पर पाइपों से होता हुआ डेयरी तक पहुंच जाता है, जहां उनसे मक्खन, पनीर व अन्य दुग्ध जनित खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। ये सभी कार्य मशीनों से किए जाते हैं। वेतन पर काम करने वाले श्रमिकों को वेतन तथा बटाई दोनों प्रकार से रखा जाता है। यहाँ के फार्म हाउसों की शान निराली है। गैस, बिजली, स्नानघर आदि आधुनिक सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। मकानों की छतों पर लगे टेलीफोन के संग्राहक उनकी समृद्धि के तन बनकर लहराते हैं। आलोचकों ने इतने खर्चीले फार्म के असफल होने की आशंकाएं प्रकट की थी, किंतु वे सब निर्मूल सिद्ध हुई हैं। इससे प्रतिवर्ष 7 करोड़ रुपए का लाभ मिलता है। कृषि तथा उन व्यवसाय में ही नहीं, उसने पोशाक निर्माण व्यवसाय में भी विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। उसकी पोशाक निर्माणशाला में प्रति सप्ताह 11,000 सूट तैयार हो जाते हैं, जिनकी खपत विश्व भर में होती है। उनके एजेंट विश्व भर में घूमते हैं तथा आदेश लाते हैं। विश्व जितना ऊनी कपड़ा बनाता है, उसका 1% उसकी अपनी मिल बनाती है। उसकी यह सफलता उसकी अपनी विचारधारा, अपने दृष्टिकोण की सफलता के कारण है। जहाँ लोकहित को आगे रखकर संपदा का विनियोग किया जाता है, वहाँ असफल होने का प्रश्न ही नहीं होता। उसकी अपनी आवश्यकताएं तो सामान्य मनुष्य की सी ही हैं, किंतु अपने धन तथा बुद्धि कौशल से उसने लाखों लोगों को अच्छा जीवन जी सकने की सुविधाएं अपने उद्योग के माध्यम से जुटाई हैं। वह आत्मकल्याण व जगत हित, स्वार्थ व परमार्थ दोनों उद्देश्यों की पूर्ति कर देती है। उसने अपने चारों पुत्रों को भी इसी रंग में रंगा है जिसमें वह रंगा हुआ था। अपने जीवन में वे भी अपने पिता की तरह अपनी समृद्धि के साथ साथ अपने देशवासियों तथा विश्व नागरिकों की समृद्धि का प्रयास करेंगे तथा स्वयं आत्मसंतोष पाएंगे एवं दूसरों को सुखी बनाएंगे। उसके अपने पुत्र के सुझाव पर ही उसने प्रतिवर्ष 23,000 रुपए का मोजार्टो पुरस्कार प्रचलित किया। यह पुरस्कार साहित्य, विज्ञान, शांति आदि विधाओं पर प्रतिवर्ष दिया जाता है। लोक सेवी संस्थाओं को भी वह मुक्त हस्त दान देता है। कुछ वर्ष पहले उसने अपने देश में यूरोप का सबसे बड़ा शीत गृह बनवाया है। यह वर्ष भर फलों से अटा रहता है तथा हजारों व्यापारी उससे लाभ उठाते हैं। ऐसे मोजार्टो की इटली को ही नहीं, विश्व के हर क्षेत्र को आवश्यकता है। धन पर अपना एकाधिकार मानकर चलने की भूल करने की अपेक्षा उसका लाभ जन जन तक पहुंचना ही सच्चे धनपति की निशानी है। अन्यथा घृणा के अतिरिक्त कुछ मिलने वाला नहीं है। यह भी असंभव नहीं कि समाज उस एकाधिकार को छीन ही ले। पुस्तक अध्यवसाय से अपना भाग्य बदलने वाले पुरुषार्थ संपन्न व्यक्तित्व। लेखक ब्रह्मवर्चस। अनुपम पुरुषार्थी बाबाजी तारकर। सन 1878 में मुंबई के व्यस्त जनपथ पर एक 12 वर्ष का किशोर सिर पर एक टोकरी में 5-6 तरबूज लेकर फेरी लगा रहा था। वह बार बार अनभ्यस्त स्वर में आवाज लगाता जाता था, तरबूज ले लो, तरबूज ले लो। उसके स्वर से पता चलता था कि वह
इस धंधे में नया नया आया है। बार बार उसका गला सूखा जा रहा था। चलने के कारण पांव दुख रहे थे और जोर जोर से आवाज लगाने के कारण गला भर्रा रहा था। इन शारीरिक कष्टों को वह मानसिक सुख के सहारे झेलता जा रहा था कि वह परिश्रम की कमाई खाएगा। इस किशोर की वय उपार्जन की नहीं, खाने, खेलने और पढ़ने की थी, पर परिस्थितियां उसे यूं भटका रही थीं। उक्त किशोर की कहानी बड़ी करुण थी। वह इस महानगर का वासी नहीं था। इस विशाल नगर में लाखों मनुष्य बसते थे, पर इनमें से कोई उसे आश्रय देने वाला नहीं था। वह विजय दुर्ग का रहने वाला था, जहां से मुंबई आने के लिए स्टीमर 12 घंटे लेता है। वह 11 वर्ष का ही था कि पिता का देहावसान हो गया। माँ पहले ही मर चुकी थी। उसके बड़े भाई मुंबई के एक गुजराती छापे खाने में कंपोजिटर थे। वह उनके पास आ गया रोजगार की तलाश में। बड़े भाई ने उसे 2.5 रुपया महीना उसी प्रेस में नौकर रखवा दिया जिसमें वह काम करते थे। पर इस किशोर की विपदाओं का कभी अंत नहीं होना था, सो तो नहीं हुआ। थोड़े ही दिन बाद भाई को किसी असाध्य रोग ने आ घेरा और वह चल बसे। वह पूरी तरह अनाथ हो गया। लाखों मनुष्यों के महानगर मुंबई में वह अकेला रह गया। भाई का अंतिम संस्कार करने के बाद उसके पास केवल 1 रुपया बचा था। अब वह क्या करे और क्या न करे, वह सोचने लगा। यह 1 रुपया उसके लिए 2-3 दिन पर्याप्त होता, पर आगे चलकर उसे या तो भीख मांगनी पड़ती या उपवास करना पड़ता। किसी के आगे हाथ पसारने की अपेक्षा तो वह मर जाना बेहतर समझता था। नौकरी भाई की सेवा शुश्रूषा के कारण पहले ही छूट चुकी थी। ऐसी कठिन परिस्थिति से उबरने का उसे एक ही मार्ग सूझा, वह स्वावलंबन का। उसने बाजार में जाकर बांस की एक टोकरी और बचे हुए पैसों से 5-6 तरबूज खरीदे और फेरी लगाने लगा। बाबा जी नामक इस किशोर का वर्तमान संकटपूर्ण और दुखपूर्ण था, पर उसकी आंखें उस उज्जवल भविष्य को देख रही थीं, जिसमें न केवल वह ऐसी स्थिति से उबर सकेगा, वरन उस जैसे आपदग्रस्तों की भरसक सहायता भी कर सकेगा। उसके मन में आशा का यह अरुणोदय कैसे हुआ, इसे समझने के लिए बाबा जी के विगत जीवन के उस स्वर्णिम दिवस का स्मरण करना होगा, जब उसकी माता ने उसे उसके जन्म स्थान विजय दुर्ग के ऐतिहासिक दुर्ग को दिखाते हुए कहा था, बेटा, सामने जो दुर्ग खड़ा है यह हमारे पूर्वजों के शौर्य और साहस का साक्षी है। इसे वीरवर छत्रपति शिवाजी ने बनाया था। शिवाजी एक समर्थ जागीरदार शाहजी के पति प्रेम वंचित नारी जीजाबाई के पुत्र थे। प्रेम वंचित नारी जीजाबाई के पुत्र थे। उसके पास पूना की छोटी सी अनुपजाऊ भू क्षेत्र में उपस्थित जागीर भर थी। अपने शौर्य, साहस, चरित्र बल व उद्योग के बल पर छत्रपति शिवाजी बने थे और उन्होंने महाराष्ट्र की स्थापना की थी। शिवाजी के प्रसिद्ध 9 सेनापति धूलप और दामाजी कुवस्कर इसी दुर्ग में रहते थे। दुर्ग के भंडारी तुम्हारे पूर्वज थे। मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है, अपने असंभव दिखने वाले संकल्पों को पूरा कर सकता है। यह दुर्ग इस सत्य का साक्षी है। यह सत्य तुम्हारे जीवन में भी उतनी ही उपयोगी है जितना शिवाजी महाराज के लिए था। अपनी दिवंगत माता के मुख से सुने ये वचन बाबा जी की ऐसी धरोहर बन गए जिसे कोई लूट नहीं सकता था। उसके निर्धन माता पिता उसके लिए धन दौलत भले ही न छोड़ गए हों, पर जो दौलत वे विचारों के रूप में दे गए थे वह अनमोल थी। उसी के सहारे प्रगति करता हुआ यह किशोर अपने जीवन में मुंबई का प्रसिद्ध उद्योगपति धनपति बना। बाबा जी अन्ना जी तारकर के रूप में, जिसे महाराष्ट्र ही नहीं अन्य प्रदेशों की जनता ने भी जाना। उनके कारखानों में बने धातु के
नित्योपयोगी बर्तन हजारों परिवारों में काम आते हैं। अपने मनभावन आकार, सुंदर बनावट, मजबूती और उपयुक्तता के कारण गृहिणियों को ये विशेष रूप से पसंद होते थे। एक दिन जो बालक मुंबई के बाजार में सिर पर टोकरी में 5-6 तरबूज रखे फेरी लगा रहा था, उसे प्रख्यात व्यवसायी बनाने वाला यह विचार था कि जब शिवाजी सामान्य व्यक्ति से छत्रपति बन सकते हैं तो वह उद्योगपति कैसे नहीं बन सकता। साथ ही उस विचार को व्यवहारिक बनाने वाले गुणों तथा धैर्य, परिश्रम, सूझबूझ, लगन, ईमानदारी, चरित्र निष्ठा आदि का संपादन भी उन्होंने किया तो वह अपने संकल्पों को पूरा करने में सफल भी हुए। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए उन्हें एक एक करके सुदृढ़ पग उठाने पड़े थे, बड़े धैर्य के साथ, संयम के साथ। तरबूजे बेचने का काम न होने से ले लिया था, पर यह अधिक समय तक चलने वाला नहीं था, सो तरबूज बेचने के साथ ही वह रोजगार की तलाश भी करते रहे। फेरी करते हुए उन्होंने लुहार गली में अनंत शिवाजी देसाई का जर्मन सिल्वर की चूड़ियों का कारखाना देखा। उन्हें हाथ से काम करना और वह भी कलात्मक काम हो तो बड़ा रुचता था, सो वे इस कारखाने में 2.5 रुपया महीना वेतन पर काम करने लगे। इस कार्य को उन्होंने मजदूर या कारीगर की दृष्टि से नहीं, एक अन्वेषक और उद्योगपति की दृष्टि से किया। थोड़े ही समय में उन्होंने इस कार्य में पर्याप्त कुशलता प्राप्त कर ली। चूड़ियों पर बेल बूटे काढ़ने के अतिरिक्त कारखाने के अन्य कार्य भी उन्होंने अपनी नज़र से सीख लिए। चूड़ी के कार्य में दक्षता प्राप्त करने के बाद वे 4 रुपया महीना वेतन पर सेठ चुन्नी लाल हरकिशन दास कसारा के बर्तन के कारखाने में नौकर हो गए। यहाँ भी उनका हस्त कौशल, सौंदर्य प्रियता और सूझबूझ रंग लाई। उनके हाथ के बने सुभग मुक्ताहार वर्क बर्तन ग्राहकों को सहज आकर्षित करने लगे। इसके साथ ही उनकी योग्यता भी बढ़ती गई और उसके साथ ही वेतन। बर्तनों के निर्माण की दक्षता में तो वे अपने साथी कारीगरों से बढ़े चढ़े थे ही, इसके साथ ही उनके व्यक्तित्व में और चरित्र में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिन्होंने उनके सेठ जी को सहज आकर्षित किया। वे सामान्य कारीगरों से इस दृष्टि से भिन्न थे। वे जितने कुशल उतने ही कर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ भी थे। इसी कारण उनके साथ काम करने वाले कारीगर ही रह गए और वे उद्योगपति बन गए। इस सौम्य, शालीन, सच्चरित्र और योग्य युवक को प्रेम से सेठ हरकिशन दास पुत्रवत स्नेह करने लगे। उनके जो संबंध श्रमिक और नियोजक के रूप में आरंभ हुए थे, अब पिता पुत्र के संबंधों तक पहुंच गए। अनाथ युवक बाबाजी सेठ जी के प्रति पुत्रवत श्रद्धा रखते थे। सेठ जी ने भी उसे श्रद्धा के प्रति उत्तर में भरपूर स्नेह दिया। उनका विवाह भी करवाया और उनकी महत्वाकांक्षा तथा उद्योग विषयक श्रद्धा को जानकर उन्हें पृथक से छोटा सा कारखाना खोलने में भी भरपूर सहायता दी। इस छोटे से कारखाने को ही बाबाजी तारकर ने अपने कर्तव्य शक्ति से बड़े कारखाने में परिवर्तित कर दिया। पहले कहा जा चुका है कि इन्होंने अपने आप में एक अन्वेषक की लगन, व्यापारी की वणिक बुद्धि और कलाकार की सुरुचि संपन्नता तथा सौंदर्य प्रियता अपनाई थी और उनके संयोग के कारण वे अपने समकालीन बर्तन निर्माताओं से आगे बढ़ सके थे। उनकी इस असाधारण सफलता में यह स्वर मुखरित होता है कि प्रगतिकामी स्पर्धा में अपने से अधिक साधन संपन्न लोगों से बाजी मार सकते हैं यदि वे इन तीनों दृष्टियों का विकास करें तो। बाबाजी तारकर पक्के आस्तिक थे। वे धर्मपरायण भारतवासियों की धर्म भावनाओं को जानते हुए इसी को दृष्टिगत रखकर उन्होंने झांझ नामक वाद्य यंत्र का निर्माण किया। इसका अर्थ यह नहीं कि उनके पूर्व झांझ बनते ही नहीं थे, बनते तो थे, पर उनकी झनकार में मधुरता के स्थान पर
कर्कशता ही अधिक थी। बाबाजी तारकर ने वर्षों की खोज के बाद ऐसी झांझ बनाने में सफलता पाई जिसमें कर्कशता नाम मात्र को भी नहीं थी। इसके लिए उन्हें बड़ा श्रम और मनोयोग लगाना पड़ा था। वे घंटों झांझ को बजाते और उनसे निकलने वाली ध्वनि को सुनते। महीनों के श्रम के बाद वे कई कर्कश स्वरों में एक नुपुर की सी ध्वनि, मधुर ध्वनि खोजने में सफल हुए। फिर उसमें परिवर्तन करते हुए वे उस मधुर ध्वनि को विकसित करते रहे। अंत में वे ऐसी झांझ बनाने में सफल हो गए जो आकार, प्रकार व सुंदरता की दृष्टि से ही नहीं, झनकार की दृष्टि से भी अपूर्व था। इन विशिष्ट प्रकार की झांझों का निर्माण करके उन्होंने लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर ली। उनका कहना था कि झांझ की झनकार में लक्ष्मी जी के नुपुरों की झनकार बजती है। उनके प्रतिष्ठान द्वारा बनी हुई झांझों ने हरि कीर्तन में आने वाले रस का शतगुणा कर दिया। तारकर जी की झांझों की मांग दिन पर दिन बढ़ती ही गई और इसके साथ ही लक्ष्मी जी की कृपा भी बरसती गई। बाबाजी तारकर के औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुंबई मुख्यालय में 150 से अधिक श्रमिकों को काम मिलता है। यह उनके संकल्प का ही बल था। एक दिन वे जिस महानगर में सर्वथा निराश्रित थे, एक दिन 1,500 लोगों को रोजगार देने में सफल हुए। उन्होंने अपने कारखाने में आधुनिक यंत्र भी लगाए हैं, पर श्रमिकों की रोजी न घटे इसका भी ध्यान रखा। इस कारखाने में बने गृहोपयोगी तांबे, पीतल, एल्यूमिनियम आदि के बर्तनों ने देश भर में लोकप्रियता व साख कमाई है। दक्षिण के औद्योगिक प्रदर्शनी में भी इनके कारखाने के बने माल ने पर्याप्त ख्याति अर्जित की। बाद में उन्होंने सन 1923 में मुंबई बंदरगाह के फ्लोटिंग वर्कशॉप को भी खरीद लिया। समाज सुधार और लोक मंगल के क्षेत्र में भी उन्होंने जो कार्य किए वे स्मरण रखने योग्य हैं। वे समाज सुधार के लिए सतत प्रयत्नशील रहते थे। अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह उन्होंने आदर्श ढंग से, बिना दान दहेज व धूमधाम के आर्य समाजी ढंग से किया। आर्य समाज के द्वारा प्रकाशित हजारों रुपयों का साहित्य उन्होंने मुफ्त वितरित करवाया। लोक सेवी व्यक्तियों और लोक सेवी संस्थानों की सहायता के लिए उनका हाथ सदा खुला ही रहा। ऐसे पुरुषार्थियों का जीवन हमारे युवकों के लिए अत्यंत प्रेरक है। उन्हें परावलंबन नहीं, पुरुषार्थ का पाठ पढ़ाने वाले बाबाजी तारकर का जीवन अपर्याप्त नहीं।